हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में क्यों आते हैं, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है और इसको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ नंबर ऑफ स्टेप्स कैन बी टेकन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कई स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट्स हैं उनको कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। द मेन मेथड्स of correcting the adverse balance of payment are discussed as under. Number one, depreciation. Very important. Depreciation of currency. Under the flexible exchange rate, changes in the rate of exchange will automatically adjust the balance of payments. जैसा कि हमें पता है, आपको पता है कि आजकल क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो अगर एक्सचेंज रेट में हम चेंजेस करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे? डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी विल वाइप आउट डेफिसिट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अगर सबसे पहले तो आपको बताता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई, जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से अगर मतलब डिमांड सप्लाई मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से अगर करेंसी का रेट गिरता है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहा जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि $1 मान लो है ₹80 का, वैसे 82 83 का चल रहा है करंटली, और अगर यही $1 हो जाता है मान लो 75 रुपीज का, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन। अगर यही 85 का हो जाता है तो हम कहेंगे इसे डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है ये डिमांड और सप्लाई की वजह से होनी चाहिए तभी मानी जाएगी, समझ की बात। तो ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी है ये डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ जाए या हमारी सप्लाई बढ़ जाए उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया गया। तो जब भी हम करेंसी की डेप्रिसिएशन करते हैं उसकी वजह से जो डेफिसिट्स हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में खत्म हो सकते हैं। कैसे? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मींस अ राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी और विच विच इज द सेम थिंग फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी का प्राइस गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल $1 80 का था, अब $1 85 का हो जाएगा, या फिर ये कह लो कि हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी की टर्म्स में सस्ती हो गई। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ Indian rupee depreciates against US dollar, it means that Indians pay more rupees for a dollar. अब पहले जो $80 का $1 आ जाता था अब 85 का आएगा। एग्जाम्पल मैंने दी है। सपोज $1 used to be exchanged for ₹75 earlier, but now it is exchanged for ₹80. तो हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट होगी। दिस मीन्स दैट इंडियन रूपी हैज डेप्रिशिएटेड, कि मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। क्लियरली इंडियन रूपी has become less valuable vis-a-vis US डॉलर। तो हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के अकॉर्डिंगली गिर गई है। तो डेप्रिसिएशन विल मेक इंपोर्ट्स कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले हमें 75 रुपीज देके $1 का सामान मिल जाता था, अब 80 रुपीज देके मिल रहा है। तो इससे जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कंट्री के गिर जाएंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स विल राइज एंड देयरबाय इंपोर्ट्स विल फॉल। तो इंपोर्ट्स गिर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब सस्ते हो गए हैं। पहले फॉरेनर्स को $1 में 75 रुपीज का सामान मिल रहा था, अब 80 का मिल रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्सपोर्ट्स विल बी स्टिमुलेटेड। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट्स को स्टिमुलेशन मिलेगी। समझ की बात। तो पहला पॉइंट था डेप्रिसिएशन, अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दो। डेप्रिसिएशन तब होता है जब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करके करेंसी की वैल्यू गिराई जाती है। मतलब सरकार नहीं गिराती, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डेप्रिशिएट हो जाती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डीवैल्यूएशन, मतलब सरकार के रोल की वजह से करेंसी की वैल्यू का गिरना, गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई के एक्शन की वजह से, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ क्या है? गवर्नमेंट के रोल की वजह से। और जो डेप्रिसिएशन है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। A country can devalue its currency in relation to foreign currencies to wipe out deficit in the balance of payment. एक कंट्री अपनी करेंसी को खुद डीवैल्यू कर सकता है ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। दिस मेक्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड
मैं फिर से बोलता हूँ, दिस मेक्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड इट्स एक्सपोर्ट्स चीपर इन फॉरेन करेंसी। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, कंट्री खुद, गवर्नमेंट डिसीजन है ये, अगर खुद कंट्री डीवैल्यू करती है, जैसे चाइना डीवैल्यू करता रहता है, तो जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो बाहर से तो वो कंट्री कोई सामान मंगाएगी नहीं या कम कर देगी, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाते हैं। ठीक है, इफ डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटीज आर फेयरली हाई, डिडक्टिंग विल डेफिनेटली, ये जो हमने डिडक्ट किया है, ये जो हमने डेप्रिशिएट किया करेंसी को, इट विल डेफिनेटली लीड टू फॉल इन इंपोर्ट्स एंड राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन और रिडक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिडक्शन ऑफ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आना था, रिडक्शन ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे या खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे रिड्यूस ही होते हैं, खत्म तो होते नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट्स जो है उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया जाए, चेक लगा दिया जाए बाय द गवर्नमेंट। इंपोर्ट्स में बी केप्ट इन चेक थ्रू the adoption of a wide variety of import control measures such as quotas and tariffs। तो सरकार कोटा लगा दे कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में बाहर से नहीं आएगा, या टैरिफ लगा दे, टैक्सेस वगैरह लगा दे, जिससे कि प्राइस बढ़ जाएंगे और लोग डिस्करेज होंगे। कोटा लिमिट्स, कोटा लिमिट द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स बाय अप्लाइंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जो कोटा है वो लिमिट कर देता है कि इतनी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इतनी क्वांटिटी से ज्यादा बाहर से नहीं आएगा इंपोर्ट वाला कोई भी गुड, एक पर्टिकुलर गुड। द इंपोर्ट, द गवर्नमेंट में, और द में, फिर से बोलता हूँ, द गवर्नमेंट में फॉर एग्जाम्पल डिसाइड that only 90% of last year's volume of imports can be imported this year। गवर्नमेंट अपने डिसाइड कर सकती है कि भाई बाहर से इतना फलां फलां चीज बाहर से आई थी तो इससे ज्यादा अब नहीं आएगी, कि बाहर पिछली बार इतनी आई थी तो अब 80% या 90% से ज्यादा हमने नहीं लेनी। द गवर्नमेंट में ऑल्सो इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ, सरकार इसके ऊपर टैक्स वगैरह भी बढ़ा सकती है। दिस विल रेज द प्राइजेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। तो सरकार उसके ऊपर टैक्स या ड्यूटीज लगा सकती है जिससे उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, और जब भी प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम कर देंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट इज रिड्यूस्ड। इससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो नुकसान हो रहा है वो कम हो जाएगा। हाउएवर import quotas are more effective than import duties because they have direct effect on reducing imports। तो बेसिकली import quotas जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि बाहर से जब सामान आएगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज इज इनडायरेक्ट थ्रू राइज इन प्राइस। तो एक बार सामान आ गया फिर तो प्राइस बढ़ेंगे, फिर तो पड़ा तो रहेगा ना माल, तो इसका इतना ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है जितना इम्पोर्ट कोटा का है। इट्स इफेक्ट इज देयरफॉर लेस सर्टेन। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज का जो असर है वो इतना ज्यादा सर्टेन नहीं है। जैसे बाहर से हम अगर एप्पल का फोन अगर इंपोर्ट कराते हैं, लोग फिर भी पागल हुए पड़े हैं, एप्पल ही लेना है, एप्पल ही लेना है। समझ के बाद अगर हम कोटा ही फिक्स कर दें कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो भाई नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब उस जितनी खराब है थोड़ा बहुत तो सही हो जाएगी ना उससे। एक्सपोर्ट प्रमोशन, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि सरकार नई नई पॉलिसी लेके आए जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, बाहर से ज्यादा करेंसी आएगी हमारे कंट्री में। द गवर्नमेंट में परस्यू वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट। सरकार को कई मेजर्स लेने चाहिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। कैसे? फर्स्टली इट में रिड्यूस एक्सपोर्ट ड्यूटीज सो एज टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स। सरकार जितनी भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज वगैरह लगाती है उसको खत्म कर दे। सेकेंडली कैश असिस्टेंस एंड सब्सिडीज can be given to exporters to stimulate exports। तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए सरकार कैश असिस्टेंस, कैश हेल्प करे उनकी, या बैंकों को कह दे कि सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दें, या सरकार खुद सब्सिडीज वगैरह दे। थर्डली वेरियस फैसिलिटीज लाइक क्वालिटी कंट्रोल, प्रोविजंस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन और अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स इन द फॉरेन कंट्रीज कैन बी प्रोवाइडेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार क्वालिटी कंट्रोल भी रख सकती है कि ये क्वालिटी का माल ही बाहर एक्सपोर्ट होना है, ठीक है ना। या फिर जो एग्जीबिशंस वगैरह करा सकती है फॉरेन मार्केट्स में कि हम हमारे कंट्री फला फला चीजें बनाता है, ठीक है। फोर्थली गुड्स meant for export can be exempted from various taxes as an incentive टू द एक्सपोर्टर्स। तो जो भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव दे दे कि अगर एक्सपोर्ट करके इतना इतना कमाई करते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, इससे ज्यादा करते हो तो टैक्स है, वो स्लैब्स वगैरह बढ़ा दे। फिफ्थली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में बी एनकरेज बाय प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट्स, फाइनेंसेस, raw materials etc so that the cost of production goes down and exports become competitive in the international market। तो
एक और तरीका एक्सपोर्ट को बढ़ाने का कि जब भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज कहीं खुलना चाहें उनको टैक्स बेनिफिट दिया जाए, उनको फाइनेंसेस वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएं, सस्ते में लोन या सस्ते में रॉ मटेरियल वगैरह दिया जाए ताकि उनकी कॉस्टिंग कम हो और इंटरनेशनल मार्केट में उनको फायदा हो, जैसे चाइना करता है। ठीक है। सिक्सली, attempts should also be made to encourage tourism by attracting foreign tourists so as to earn a large amount of foreign exchange। तो एक और तरीका है जिसे हम फॉरेन टूरिस्ट को एनकरेज करें और वो हमारे कंट्री में आके ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चें। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना भी एक मतलब अच्छा तरीका माना जाता है। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग गुड होटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो ऐसा इसलिए भी मतलब ऐसा करने का ये भी तरीका है कि अच्छे होटल्स वगैरह बना दो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी बना दो। ठीक है। और जो फॉरेनर्स यहाँ आते हैं उनके साथ मारपीट वगैरह और कोई बुरा सलूक ना करो, क्योंकि वो हमारे मेहमान है। ठीक है ना। ऐसा कई बार देखा गया कि फॉरेनर्स आते हैं और उनको हमारे कंट्री के लोग जो हैं ठग लेते हैं, या फिर हमारे कंट्री के लोग उनके साथ बेईमानी कर लेते हैं। तो वो फिर बाहर जाके इंप्रेशन गलत पड़ता है और फिर और टूरिस्ट को वो डिस्करेज करते हैं आने के लिए। ठीक है। ऐसी कई वीडियोस बनी हुई हैं कि फलां फलां कंट्री में जाओ तो भाई इन चीज़ों से अलर्ट रहो, या इन कंट्रीज में जाओ ही ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जो है ठगी मारी जाती है। ठीक है। These diverse export promotion efforts will lead to increase in exports। तो इन सारे efforts की वजह से exports बढ़ सकता है। However, it is not easy to increase exports। तो इतना भी आसान नहीं है कि हम रातों रात एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ा लें। द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डोमेस्टिक सप्लाई कंडीशंस बट ऑल्सो ऑन द डिमांड कंडीशंस अब्रॉड ओवर विच द होम कंट्री हैज नो कंट्रोल। हम सप्लाई तो कर लेंगे, उन चीज़ों को बना लेंगे, मगर फॉरेन में उन चीज़ों की डिमांड भी तो होनी चाहिए ना। तो कई फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। Another important method of correcting disequilibrium in the balance of payment is exchange control or exchange restrictions। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर कंट्रोल करना जरूरी है या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को चेंज करना जरूरी है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो सकता है। कैसे? The government may try to hold complete control over all the dealings in foreign exchange by directing the exporters to sell their foreign exchange earnings to the central bank and all the importers to buy foreign exchange from the central bank। सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट ये कह सकती है कि गवर्नमेंट ये डायरेक्ट कर सकती है किसको? गवर्नमेंट कह सकती है एक्सपोर्टर्स को कि जितना भी तुमने एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी कमाया है वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई, उसके पास जमा करा दो, और जितना भी तुमने बाहर से इंपोर्ट करना है, जितनी भी पेमेंट देनी है थ्रू सेंट्रल बैंक की करो, आरबीआई के थ्रू ही करो। तो इसको एक्सचेंज कंट्रोल के जरिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इज rationed out among the license holders for specified commodities who only can import these commodities। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सेस होगा वो उन्हीं के पास होगा जिनके पास लाइसेंस है एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज का मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। एक्सचेंज कंट्रोल्स रूल आउट द फ्री ऑपरेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब ये बात भी याद रखनी पड़ेगी, जब भी हम एक्सचेंज कंट्रोल लगा देते हैं तो इससे जो फ्री मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड सप्लाई वो काम नहीं कर पाते, मतलब डिमांड सप्लाई या मार्केट इकोनॉमी के अगेंस्ट है ये प्रिंसिपल। दे एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द एलोकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इससे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल हो जाता है कि फॉरेन करेंसी कहाँ कहाँ यूज करनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करनी चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज successful in its policy of exchange controls, it would be able to overcome the deficit in the balance of payment by selling foreign exchange only to the extent of its export earnings। अगर सरकार ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना के कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए तो सरकार सिर्फ उतना ही पैसा खर्चेगी फॉरेन एक्सचेंज में, उतना ही पैसा कंट्री के बाहर जाने देगी जितना उसने कमाया है। इट वुड ऑल्सो curb the imports of less essential goods like luxury items because the government may provide foreign exchange for the imports of essential goods only। तो अगर ऐसा हो गया, एक्सचेंज कंट्रोल हो गया, तो सरकार सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए फॉरेन करेंसी देगी, लग्जरीज वगैरह के लिए फॉरेन करेंसी देगी नहीं, वो कह देगी है ही नहीं, कहानी का तो। However, exchange controls are likely to encourage black marketing in the foreign exchange। तो बेसिकली जब भी ये एक्सचेंज कंट्रोल की चीज़ें आ जाती हैं ये काफ़ी रिजिड और रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं और इससे ब्लैक मार्केटिंग को एनकरेजमेंट मिलती है। लोग फॉरेन करेंसी को बजाय इसके कि सरकार को जमा कराएं, सेंट्रल बैंक को जमा कराएं, वो खुद ही अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं उनको विद इन द कंट्री बनाना ही शुरू कर दो ताकि बाहर से खरीदना ही ना पड़े। स्टेप्स में बी टेकन टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि जो बाहर से चीजें आ रही हैं वो विद इन द कंट्री ही बनाना शुरू कर दे, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दिस विल सेव
foreign exchange in the short run by replacing the imports by replacing imports बाय देयर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो बेसिकली वही बात कही गई है कि इससे शॉर्ट रन में जो फॉरेन करेंसी है उसको सेव किया जा सकता है, जो चीजें बाहर से खरीदनी है विद इन द कंट्री बना दो। इफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स डेवलप ultimately because of various incentives provided to these industries, they may turn out to be export earners as well। अगर सरकार इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली इंडस्ट्रीज को काफी हेल्प करे और काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो ऐसा भी देखा गया है कि ये इंडस्ट्रीज बजाय इसके कि जो बाहर से हम खरीदते थे वो तो बंद हो ही जाएगा, बल्कि एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगी और बाहर से जो है करेंसी भी कमानी शुरू कर देंगी। नेक्स्ट आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। A tight monetary policy can be effectively used to reduce expenditure and thereby correct deficits in the balance of payment। अगर हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और लोग लोन्स नहीं लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, इसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल या करेक्ट किया जा सकता है। द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बाय रेजिंग द बैंक रेट, by selling the approved securities in the open market and by raising cash reserve ratio। तो गवर्नमेंट जो है क्रेडिट को या लोन्स को कंट्रोल कर सकती है कैसे? बैंक रेट को चेंज करके, या जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है उसको करके, या कैश रिजर्व रेशियो या एसएलआर सीआरआर इन सब को चेंज करके जो क्रेडिट है या लोन्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। तो अगर लोन्स ही कंट्रोल हो गए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड द कमर्शियल बैंक्स विल इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स। अगर बैंक रेट बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक्स भी अपना लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे। एज अ रिजल्ट बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक्स विल डिक्रीज। तो लोग बोरो नहीं करेंगे बैंक से, बैंक रेट बढ़ गया, ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग बैंकों से लोन लेना कम कर देंगे। एंड इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस विल रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट। अगर सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाती है या अपने बॉन्ड्स बेचती है ओपन मार्केट में, या सिक्योरिटीज अपनी बेचती है ओपन मार्केट में, तो इससे भी बैंक क्रेडिट कम हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो चैप्टर जाके देख सकते हैं। An increase in the interest rates and decrease in the availability of credit will lead to fall in the consumption and investment expenditure। सिंपल वर्ड्स में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भाई लोन कोई लेगा नहीं, लोन नहीं लेगा तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का पार्ट क्या था? कंजम्पशन भी था, इन्वेस्टमेंट भी था, वो भी गिर जाएंगी, ठीक है। As it becomes more expensive to borrow money due to increase in interest rate and as the availability of credit decreases, producers will borrow less and undertake less investment। तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी और कंजम्पशन भी गिर जाएगी, ठीक है। A decrease in the investment may lead to decrease in the incomes and fall in the imports thereby। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो इनकम्स भी कम हो जाएंगी, इनकम कम होंगी तो इंपोर्ट्स भी हम कम करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी has emerged as a powerful instrument in many countries in recent years for correcting the deficit in the balance of payment। तो मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके लोन्स की अवेलेबिलिटी को चेंज किया जा सकता है जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फिस्कल पॉलिसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। A restrictive fiscal policy can be successfully used to wipe out the balance of payment deficit by reducing total expenditure in the economy। तो सरकार अपना खर्चा कम कर देगी, जब सरकार खर्चा कम करेगी मार्केट में पैसा कम आएगा, ठीक है ना। The restrictive fiscal policy is characterized by increase in taxes and decrease in government expenditure। तो सरकार इसके अंदर क्या करेगी? टैक्सेस बढ़ा देगी और अपना खर्चा कम कर देगी। An increase in direct taxes will reduce the disposable income of the people। अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो इंपोर्ट कहाँ से कराएंगे? This will lead to a reduction in consumption and decrease in imports thereby। तो लोग टैक्स बढ़ा देंगे, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगी और इंपोर्ट्स कम करेंगे। A cut in the government expenditure will have the same effect of reducing the demand for imported goods। अगर सरकार खर्चा ही नहीं करेगी तो लोगों के पास भी पैसे नहीं आएंगे, और सरकार जब खर्चा नहीं कर रही तो बाहर से मशीनें वगैरह भी नहीं मंगवाएगी, ठीक है ना। A decrease in the transfer payments like pensions will usually have an immediate effect on consumption since the persons benefiting from the transfer payments are largely low income groups with a high marginal propensity to consume। तो सरकार अपनी ट्रांसफर पेमेंट्स जो करती है वो रोक ले, जैसे पेंशन वगैरह करती है, अगर वो रोकेगी तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो वो डिमांड कम करेंगे और बाहर से इंपोर्ट्स भी गिर जाएंगे। A decrease in the consumption and investment expenditure by the government will also lead to fall in income and fall in imports thereby। तो वही बात है कि सरकार कंजम्पशन कम करे और इन्वेस्टमेंट कम करे, खर्चा कम करे ओवरऑल, तो लोगों की इनकम्स गिर जाएंगी और लोग इंपोर्ट्स भी गिरा देंगे।
ठीक है। फिजिकल पॉलिसी इज देयरफॉर एन एफिशिएंट मींस ऑफ रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर एंड देयरबाय करेक्टिंग डेफिसिट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वही बात दोबारा कर दी कि फिजिकल पॉलिसी के थ्रू भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो खराबियां चल रही हैं उसको सही कर सकते हैं। इन सर्टेन केसेस या इन सर्टेन इंस्टेंसेस देयर इज रूम फॉर डाउटिंग द efficacy of monetary policy, but there is a little doubt about the efficacy of fiscal policy। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें लैग्स हो सकते हैं कि आज उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को असर किया तो कुछ लोग लोन लेंगे, कुछ लोग लोन नहीं लेंगे, कुछ लोग फिर भी बाहर से खरीदेंगे। मगर ये जो क्या कहते हैं फिजिकल पॉलिसी है उसमें डायरेक्ट असर होगा। टैक्स बढ़ा देंगे तो डायरेक्टली असर होगा, सरकार खर्चा नहीं करेगी, डायरेक्टली असर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल इंपोर्ट। Deficit in the trade balance can be corrected in the short run by borrowing capital from the individuals and governments of other countries, as well as by borrowing from international institutions like World Bank, IMF, etc. etc. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी खराब चल रही है उसको करेक्ट करने के लिए बाहर से भी बोरोइंग्स की जा सकती हैं। अब बाहर से बोरोइंग कैसे कर सकते हैं? फॉरेन इंडिविजुअल से कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फॉरेन कंट्री से भी की जा सकती है। ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया कैन यूज स्पेशल ड्राइंग राइट्स फैसिलिटी विद IMF टू मीट द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल ड्राइंग राइट्स का फायदा उठाती हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है IMF ने एक फैसिलिटी दी होती है, इसको ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में लिख देना SDR, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वो कंसेप्ट डिस्कस करने लग गया तो इस चैप्टर की या इस टॉपिक की बैंड बज जाएगी। ठीक है। तो SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट created by IMF in 1969 to supplement the existing official reserves of a member countries। तो SDR 1969 में जो है IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो लेके आया था ताकि मेंबर कंट्रीज की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इट इज नॉट अ करेंसी, ये कोई करेंसी नहीं है। इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर कंट्रीज। तो बेसिकली वो IMF मेंबर कंट्रीज जो हैं वो फ्रीली अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को सही करने के लिए जो SDR का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे मेंबर कंट्रीज को SDR को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। SDRs आर एलोकेटेड बाय IMF टू मेंबर कंट्रीज, ये तो मैं बता चुका हूँ। दे आर मेड अप ऑफ अ बास्केट ऑफ मेजर फॉरेन करेंसीज लाइक US डॉलर्स, पाउंड, यूरो, येन एटसेट्रा। ये एक बास्केट होती है जिसमें कि वेरियस करेंसीज होती हैं, ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो SDRs आर यूज्ड ओनली अमंग गवर्नमेंट्स एंड IMF फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट्स। तो ये गवर्नमेंट्स के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटलमेंट करने के लिए SDRs का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे तरीके थे जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली पूरे के पूरे टॉपिक में एक ही बात आ रही है कि ऐसे तरीके अपनाओ जिससे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट कम होगा या करेक्ट होगा। समझ की बात? तो आई होप ये जो टॉपिक था आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।